नमस्कार मित्रों। जो ज्योतिष का अध्ययन करते हैं उन्हें ये पता होता है कि क्लासिक्स को पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है। आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हैं बृहद पराशर होरा शास्त्रम, जो स्वर्गीय गणेश दत्त पाठकेन द्वारा संपादित है। इस पुस्तक का अध्ययन करते हुए जब मैं इस बुक को रीड कर रही थी तो मुझे एक ऐसा टॉपिक मिला जिसका मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों के साथ भी डिस्कस करूं, और इसीलिए ये क्लास ली जा रही है। इसमें एक शब्द आ रहा था, अभी मैं पेज ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। क्लासिक्स का अध्ययन करना इतना ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप उसको एक ही बुक को बार बार पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ नया निकल आएगा, और वो जब नया चीज आपके सामने आएगी तो आपको काफी खुशी होगी। तो देखिए, पेज नंबर 37 है इस बुक का, और इस पेज पर जब मैं पढ़ रही थी तो यहाँ देखिए लिखा है लगन अध्याय, अथ लगन अध्याय। इसको पढ़ते पढ़ते जब स्टार्टिंग में तो ये गुलिक का कैलकुलेशन दिया गया है, और गुलिक के कैलकुलेशन से नेक्स्ट बढ़ते बढ़ते जब मैं नेक्स्ट पेज पे आई तो यहाँ लिखा है अथ प्राण पद साधनम। यहाँ पर प्राण पद निकालने की विधि दी गई है। तो यहां से आइए हम सीखें कि प्राण पद का साधन कैसे किया जाता है, और फिर बाद में ये भी सीखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो पहले श्लोक देखते हैं। श्लोक का मीनिंग ही देख लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ प्राण पद साधन के दो प्रकार दिए गए हैं, दो तरीके दिए गए हैं कि किस तरह से प्राण पद साधन किया जाए। तो पहला तरीका पढ़ते हैं, फिर दूसरा पढ़ेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करके हम इसमें करेंगे कैलकुलेशन। कह रहे हैं कि यहाँ प्राण पद साधन के दो प्रकार दिए हैं। इष्ट काल के घटी को 4 से गुणा करके एक जगह रख दे में। तो अभी 4 से गुणा करने से पहले वाली जो शब्द है इष्ट काल के घटी को, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहली बात आती है कि इष्ट काल क्या होता है। इष्ट काल क्या है? जब भी किसी जातक का जन्म होता है तो जन्म समय में से अगर उस दिन के सूर्योदय को घटा दिया जाए तो हमें इष्ट काल प्राप्त होता है। माना जन्म का समय है रात के 2:30 बजे, तो 2:30 AM हो गया। और सूर्योदय माना हुआ है उसी दिन में 6:27 पर। तो जब हम हमारा जन्म रात को होता है तो यहाँ पे हमें 2:30 AM में 24 जोड़ने होंगे, तो ये हो जाएगा 26:30 AM। 26:30 AM में से हमें 6:27 AM को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इस तरह से ये आया। यहाँ तो हो गया 3 मिनट, और इन दोनों को माइनस करने से आ गया 20 घंटे। 26 में से 6 गया 20, तो 20 घंटे 3 मिनट। अब बात आती है कि पुस्तक कह रही है, किताब कह रही है इस इष्ट काल के घटी को। अब ये जो हमने लिखा है ये तो है आवर्स एंड मिनट्स में, हम इसे घटी पल में बदलें। घटी और पल में चेंज कर लेते हैं। तो घटी पल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे 20 घंटे हैं 3 मिनट है, दोनों को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब हमने 20 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 दूनी 50, तो 50.5 आएगा। ये हो गया घटी, और ये आ गया 7.5। 25 × 3 = 75, ये हो गए पल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब किताब कहती है कि घट इष्ट काल के घटी को 4 से गुणा करके एक जगह लिख देवे। तो हम क्या कर रहे हैं, इन घटी को 4 गुणा कर देते हैं, तो ये आ गया 200। इसको अभी हम साइड में रख देते हैं।
अब आगे लिखा है पलों में 15 का भाग दें। तो जो ये पल थे इनमें हमने 15 से भाग देना है। तो 15 जीरो जा जीरो, तो माइनस करने पे 7.5 ही आ जाएगा, क्योंकि अगर हम 15 का 15 15 वनजा भी करते हैं, 15 वंस आर, तो 15 ही आएगा। तो ओवरऑल ये आ गया। इतना कैलकुलेशन सभी को आता है। फलों में 15 का भाग देकर लब्धि को चतुर्गणित इष्ट घटी में जोड़कर योगफल। अब देखिए क्या कहा, लब्धि। लब्धि क्या था कि यहां पर जो आंसर आया ये लब्धि है, इसको कहते हैं लब्धि, और इसको कहते हैं शेषफल। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि लब्धि को कहाँ जोड़ दीजिए, जो घटी हमने ली थी। एक और एग्जाम्पल कर लेंगे। ठीक है। इसको यहां जोड़ दिया। देखिए इन्होंने बुक में क्या कहा कि लब्धि को चतुर्गणित इष्ट कटी में जोड़कर अब योगफल में 12 का भाग दें। तो जो योगफल आया था इसमें 12 का भाग दें। ठीक है। तो 12 एकम 12 बचा 8, 80 बचा यहाँ पे, ये नीचे लिया तो 12 सत्ते 84 होता है, तो 7 तक जाने की जरूरत नहीं, 12 को 6 तक ही ले लेंगे, 12 6 72। तो माइनस किया तो क्या आया, 8। ठीक है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पर शेष आ गया 8। अब पुस्तक क्या कह रही है, जो शेष बचे वह प्राणपद की राशि होती है। अब यहाँ पर शेष क्या बचा है, 8 बचा है। तो 8 का मतलब हो गया 8 राशि पार, यानी कि धनु राशि। ठीक है। ये तो हो गई प्राण पद की राशि। अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे कहा इन्होंने, शेष बचे हुए पलों को दूना करने से अंश होता है। शेष बचे हुए पलों को, अब एक बार ऊपर चले जाते हैं फिर से। जब हमने सबसे पहले ये किया था तो इसमें शेष क्या बचा था, ये था शेष, ये पल बचे थे। इन्हीं पलों को हमें क्या करना है, दूना कर देना है, डबल कर देना है। मतलब 7.5 मल्टीप्लाई बाय 2 करने पर 15 आ गया। और किताब कहती है कि यही अंश होते हैं। शेष बचे हुए फलों पर पलों को दूना करने से अंश होता है। इस प्रकार से राशि और अंश मध्यम प्राणपद के होते हैं। अब ये हो गया अंश, यानी कि 8 राशि पार 15 डिग अंश। सही है। लेकिन ये क्या है, प्राण पद मध्यम है, अभी प्राण पद निकला नहीं है, प्राण पद मध्यम है। चलिए आगे पढ़े। अब कह रहे हैं इसमें सूर्य की राशि चर स्थिर द्वि स्वभाव के अनुसार सूर्य की राशि अंश, सूर्य की राशि से नवी राशि के और अंश, सूर्य की राशि से पांचवी राशि और अंश को जोड़ देने से राशि आदि स्पष्ट प्राणपद होता है। अभी यहाँ पे हमने क्या निकाला था, मध्यम प्राणपद। अब यहाँ पे हमें स्पष्ट प्राणपद निकालना है। तो स्पष्ट प्राणपद निकालने के लिए हमें जो ये मध्यम प्राणपद आया है इसमें सूर्य स्पष्ट को जोड़ना होगा। लेकिन सूर्य स्पष्ट को जोड़ते हुए ये ध्यान रखा जाएगा कि सूर्य चर राशि में है, सूर्य स्थिर राशि में है, या सूर्य द्विस्वभाव है। अगर चर राशि है तो उस भोगांश को एज इट इज जोड़ देंगे। अगर स्थिर राशि है तो सूर्य से पांचवे राशि और अंश को जोड़ेंगे। और अगर
द्विस्वभाव है तो नवी को जोड़ेंगे, नाइन्थ को। देखिए किताब में यही लिखा है। इसमें सूर्य की राशि चर, स्थिर और द्विस्वभाव के अनुसार सूर्य की राशि अंश। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, चर, स्थिर या द्विस्वभाव। तो पहले चर लिखा है तो यानी कि सूर्य की राशि अंश। फिर लिखा है सूर्य की राशि से नवी राशि, ये स्थिर के लिए है। तथा सूर्य की राशि से पांचवी राशि। ठीक है, तो यहां पर एक बार देख लेते हैं कि अगर चर है तो सेम वही। कलर चेंज करती हूँ उसका। अगर, देखिए, अगर चर राशि है तो वही सेम, अगर स्थिर राशि है तो नवी, और द्विस्वभाव है तो पांचवी राशि अंश को जोड़ा जाए। किताब में एक बार फिर देख लीजिए। चर पे क्या लिखा है, सूर्य की राशि अंश। स्थिर पे क्या लिखा है, सूर्य की राशि से नवी राशि और अंश। और द्विस्वभाव पे क्या लिखा है, सूर्य की राशि से पांचवी राशि और अंश को जोड़ने से। तो हमने माना कि सूर्य स्पष्ट देख लेते हैं, सोच लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं एक, हम ये प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं ना। हमने माना कि मीन राशि में सूर्य है किसी की कुंडली में, और 15 डिग्री के ही है। तो अब इसका स्पष्ट कैसे लिखते हैं, 11 15, ऐसे लिखना होगा ना। 11 राशि पर 15 डिग्री। तो हमने क्या करना है, अब मीन राशि कौन सी राशि है, द्विस्वभाव। मीन राशि द्विस्वभाव है ना। तो द्विस्वभाव के लिए हमें 11 नहीं लेना। इसका मीनिंग ये हुआ कि अब हमें मीन से पांचवी राशि, तो मीन, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि। तो कर्क राशि के लिए कैसे लिखेंगे, 3 15। अब हम 3 15 को यहां पर जोड़ देंगे। ये हो गया 30 और ये हो गया 11। तो हमारा जो प्राण पद आया वो स्पष्ट हो गया। ठीक है, सूर्य की डिग्री पर डिपेंड करता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, दूसरा तरीका बता रहे हैं। इसी चीज को करने का दूसरा तरीका क्या बताते हैं, कह रहे हैं इष्ट काल को पलात्मक बना लो। तो इष्ट काल हमने यहाँ क्या लिया हुआ था, क्या आया था हमारे इष्ट काल, स्क्रॉल करके देख लेते हैं। इष्ट काल आया थे 50 घटी 7.5 पल। ठीक है, तो अब हम दूसरे मेथड से करने की कोशिश करते हैं। दूसरा मेथड कहता है कि इष्ट काल को पलात्मक बना लीजिए। तो ये था 50 घटी 7.5 पल। अब देखिए 7.5 पल का क्या मतलब होता है, 7.5 पल का मतलब है 7 पल 30 विकला। ठीक है, चलिए हम इन सभी को क्या करते हैं, पलों में बदल देंगे। तो 50 × 60 प्लस 7.5। ठीक, तो 50 × 60 प्लस 7.5 करने पर आया 3007 ये। तो देखिए 6 × 5 = 30, तो 3 0 आ गई, और 7.5 इसमें जोड़ दिया, तो ये हो गया पल। चलिए आगे पढ़े। तो कह रहे हैं कि इष्ट काल को पलात्मक बनाकर उसमें 15 का भाग दे, 15 का भाग दे देते हैं। इसमें 15 से भाग देते हैं। 15 दूनी 30। ठीक, नीचे क्या है, 07.5। अब ये तो नहीं जाएगा, लेकिन जीरो सा करना पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल 15 × 200 करेंगे तो ये 3000, तो 7.5 यहाँ पर फिर बच जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है
कि इसमें ऊपर कहे अनुसार, अब लब्धि जो आया, 15 का भाग देकर लब्धि तो राशि हो गई, लब्धि राशि हो गई, और अंश लाकर उसमें ऊपर कहे हुए अनुसार। अब देखिए यहां पर लब्धि, यानी कि ये लब्धि होती है, ये इससे तो राशि बनेगी। अब 200 से राशि कैसे कर बनाएंगे, तो 12 राशियां होती है, तो 12 से भाग करके इसको राशि में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 12 एकम 12, ठीक है, तो ये 12 10 टाइम्स जाएगा, तो वो शेष बचेगा 8। तो ठीक है, 8 बच गया, तो 8 नंबर राशि आ गई। और इसके फिर उन्होंने कहा कि ऊपर कहे अनुसार, सूर्य की राशि के अनुसार राशि अंश जोड़ने से, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, ऊपर कहे अनुसार तो हमने इसको दुगना भी किया था, 15, तो वही ये राशि हो गया और ये अंश हो गया। अब इसमें सूर्य को जोड़ना है, सूर्य स्पष्ट को। ऊपर कहे अनुसार, ऊपर भी तो हमने दुगना किया था अंशों को, ये जो शेष था हमने यहाँ पे भी कर दिया, देखिए, ठीक है। अब इसमें जो सूर्य स्पष्ट है वो है 3 15, तो 3 15 इसमें जोड़ देते हैं, 3 15, तो ये आ गया 11 30। तो दोनों तरह से मान सेम आया। अब किताब क्या कहती है, चलिए हमने कैलकुलेशन करनी तो सीख ली, अब इसको क्या कहते हैं पढ़ते हैं। इससे, लास्ट वर्ड देखिए, इससे जन्म लगन को शुद्ध करना चाहिए। अब यही लाइन इंपॉर्टेंट है यहां पर, कि ये जो मान आया है 8 15, इसी से हमें जन्म लगन को शुद्ध करना चाहिए, अर्थात लगन का अंश और प्राण पद का अंश समान होना चाहिए। अब आप यहां पर गौर कीजिएगा, ये राशि की बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लगन का अंश और प्राण पद का अंश समान होना चाहिए। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको अपनी जन्म कुंडली पता है, लेकिन कई बार क्या होता है, हमें ये कंफ्यूजन होता है कि ये ठीक भी है, इसमें कोई गलती तो नहीं है। क्या हमारी कुंडली में बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग BTR भी बोल देते हैं। तो अगर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राण पद और हमारे लगन, यहाँ देखिए क्या वर्ड यूज हुआ है, लगन का अंश, प्राण पद का अंश और लगन का अंश क्या समान है। राशि की बात नहीं हो रही, प्राण पद कुंडली में कहीं भी हो सकता है, दूसरे भाव में, 12वें भाव में, कहीं भी हो सकता है, लेकिन क्या लगन का अंश और प्राण पद का अंश बराबर है, सेम है? अगर हाँ, तब ये समझना चाहिए कि हमारी कुंडली ठीक है, नहीं तो समय को थोड़ा सा आगे पीछे करके हमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना चाहिए। आगे लिखते हैं, जो जन्म लगन प्राण पद या गुलिक या चंद्रमा से शुद्ध न की गई हो वह अशुद्ध होती है, और वह स्थावर की जन्म लग्न होती है। आगे लिखते हैं, इसीलिए उससे सप्तम से या उसके अंश से लगन का संशोधन करना चाहिए, दोनों निर्बल हो तो गुलिक मांदी विचार करें। अब ये गुलिक मांदी से किस तरह से BTR किया जाता है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, ये हम आपको कल अगले वीडियो में बताएंगे जरूर। अब इन्होंने एक और बात आगे प्राणपद से संबंधित कही है, इसको पढ़ लेते हैं। प्राणपद की राशि से त्रिकोण राशि में मनुष्यों के जन्म लग्न की राशि होती है। 2 6 10वीं राशि पशुओं की है, तीसरी 7वीं राशि में चिड़ियों का, और शेष राशियों में कीट सर्प जल में रहने वाले जीवों का जन्म होता है।
अब एक उदाहरण देकर यहाँ पर किस तरह से प्राण पद को स्पष्ट किया जाए, यानी कि कैलकुलेट किया जाए, ये बताया गया है। अब इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है। वस्तुतः प्राणपद शब्द का अर्थ है प्राण देने वाला पद, यानी कि स्थान या अंश। यह सूर्योदय से 15 पल में एक राशि का होता है। अतः 3 दंड में 12 राशि की पूर्ति हो जाती है और एक पल में 2 अंश प्राण पद का होता है। इस नियम को ध्यान में रखकर इष्ट शुद्ध कर लेना चाहिए। उपयुक्त दिए शुद्ध किए हुए इष्ट काल का जन्मांक का स्वरूप निम्नलिखित होगा। जो एग्जाम्पल इन्होंने लिया है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, एक चीज यहाँ पर हुई है कि जैसे ये 30 अंश आ गया, तो 30 अंश का मतलब क्या हो गया कि अब 30 अंश पे एक राशि हो जाती है ना, तो 30 अंश को हमें यहाँ पे करना होगा, तो ये 12 0 0 हो जाएगा। तो 12 0 0 होने से क्या होता है, 12 राशि पार का मतलब हो गया मेष राशि। यही चीज हमें यहाँ पे भी देखनी होगी। तो 12 0 0 हो जाएगा तो राशि मेष आ जाएगी। तो प्राण पद कहाँ आ रहा है, मेष राशि में। ठीक है, एक और चीज इन्होंने बताई है यहाँ पर किताब में कि हमेशा त्रिकोण में होते हैं ये, जन्म लगन से त्रिकोण में ही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि सेकंड हाउस या, और ये बात कहाँ पे लिखी थी, अभी पीछे लिखी थी। इस चीज को भी हमें समझना चाहिए। तो ये एक अच्छा तरीका है, एग्जाम्पल भी दिया गया है कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। देखिए यहाँ लिखा है, प्राण पद की राशि से त्रिकोण राशि में मनुष्यों के जन्म लग्न की राशि होती है। ठीक है, आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये नया टॉपिक पढ़ने में। और भी बहुत सी चीजें लेकर हम आएंगे, एक वीडियो में बताएंगे कि गुलिक की गणना कैसे की जाती है। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। एक जेमिनी की क्लास हम शुरू करने वाले हैं, और ये क्लास शुरू होगी 1 मार्च से। और जिन लोगों को इंटरेस्ट हो वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। थैंक यू।